हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सो लेट्स स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल अधिकार की कि मूल अधिकार क्या है और कितने हैं और कौन से भाग में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार। दोस्तों, बात करें मूल अधिकार की, तो जो मूल अधिकार है हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में है और भाग का अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक, अगर बात करें कि मूल अधिकार है क्या, सरकार ने मूल अधिकार क्यों दिया, अगर बात करें कि मूल अधिकार है क्या, तो सबसे पहले हम अधिकार को समझते हैं कि अधिकार क्या है। अधिकार जो है वो किसी भी देश की जो सरकार है वो अपने नागरिकों को देती है, कुछ अधिकार देती है जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देश के द्वारा देश के नागरिकों को दिए गए अधिकार जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके उसे हम अधिकार कहते हैं। बात करें दोस्तों अधिकारों के प्रकार की, अधिकारों के प्रकार है, एक पहला तो है आपका प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार हमें प्रकृति ने दिया है और इसका श्रेय भी जाता है जॉन लॉक को। प्राकृतिक अधिकार इसका श्रेय जाता है जॉन लॉक को। इन्हें इनका जनक माना जाता है प्राकृतिक अधिकार का। दूसरा अधिकार है दोस्तों मानव अधिकार। ये अधिकार हमें यूएनओ के द्वारा मिला है। सन 1948 में एक अधिकार पत्र आया था जिसके द्वारा यूएनओ ने हमें मानव अधिकार दिए और इसी वजह से हर 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला अधिकार है दोस्तों मौलिक अधिकार, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है और हमारे देश में भारत के संविधान में भाग 3 में दिया गया है, जो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। इसके बाद आता है आपका कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जो कानूनी अधिकार है वो किसी भी देश के कानून के माध्यम से दिया जाता है। ये मौलिक अधिकार हमें भाग 3 में 12 से 35 तक अनुच्छेदों में दिया गया है। और इसकी बात करें कानूनी अधिकार की, तो कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार को छोड़ के, अर्थात भाग 3 को छोड़ के जितने भी अनुच्छेद हैं वो सब क्या है, कानूनी अधिकार, क्योंकि ये एक्ट के माध्यम से पारित किए गए हैं। एक्ट के माध्यम से पारित किए गए हैं, इसलिए इन्हें हम वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वैधानिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12
अनुच्छेद 12, अगर आपसे कोई पूछे या एक प्रश्न उठता है कि ये जो आपके मौलिक अधिकार हैं आपको क्यों दिए हैं, किसके लिए दिए हैं, तो आपका जवाब होगा कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो हमें राज्य के विरोध में दिए गए हैं, राज्य के विरुद्ध। क्योंकि आपके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो वो कौन करेगा? राज्य करेगा, राज्य ही तो है। अब प्रश्न उठता है कि राज्य कौन है, तो चलिए देखते हैं राज्य कौन। अब राज्य कौन है, तो राज्य की बात करें तो जो संघ है, संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, स्थानीय सरकार की पंचायत और नगर पालिका और अन्य संस्थाएं। अन्य का अर्थ है जहां भी सरकार का कोई धन लगा हो या सरकार के द्वारा वो चलाई जा रही हो, उसके विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अनुच्छेद 12 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। क्या कहा गया? अनुच्छेद 13 में कहा गया कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो या मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो। अगर ऐसा होता है तो न्यायपालिका किसके तहत? न्यायिक पुनरावलोकन के तहत इसको रद्द कर सकती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में उसके 3 और सब क्लॉज हैं, जिसमें पहला है आपका 13(1). इसमें कहा गया कि संविधान से पूर्व की विधि, संविधान से पूर्व की विधि अगर संविधान से पूर्व की कोई विधि या लॉ है जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 13(2), इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद की विधि, अनुच्छेद 13(2), जिसमें कहा गया संविधान लागू होने के बाद की विधि। मान लो ऐसा कोई कानून बनता है जिसमें 2 बातें जो हैं वो आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध में है, तो उसमें क्या होगा कि पृथक्करणता का सिद्धांत दिया गया। पृथक्करणता का सिद्धांत, इसमें कहा गया कि अगर आपने 4 कोई विधि बनाई जिसमें से 3 तो सही है लेकिन एक जो है, एक आपके मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो इसमें क्या होगा तो इसको हटा दिया जाएगा और 2, 3, 4 को मान लिया जाएगा। इसी को कहते हैं पृथक्करणता का सिद्धांत। यह है आपका अनुच्छेद 13(2), यानी कोई ऐसा कानून बन गया है संविधान लागू होने के बाद जिसमें आपके 4 में से कोई एक कानून या कोई भी, अगर 3 में से 2 या 6 में से 7, तो ऐसे में
आप पृथक्करणता का सिद्धांत लागू करेंगे और जो अच्छा होगा उसे हम ग्रहण करेंगे और जो अच्छा नहीं होगा उसे शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 का 3, इसमें बताया गया कि विधि क्या है। विधि की परिभाषा दी गई, जिसमें कहा गया कि कोई भी नियम, उपनियम, कानून, अधिनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिसूचना या प्रथा क्या है, एक विधि है। तब इस पे एक प्रश्न उठा कि क्या संविधान संशोधन विधि है? अगर जो संविधान संशोधन किया जाता है क्या वो एक विधि है? इस पर एक केस हुआ 1951 में। 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। शंकरी प्रसाद ने केस किया और इसमें कहा गया कि क्या संविधान संशोधन विधि है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संविधान संशोधन विधि नहीं है। दूसरा केस हुआ 1965 में सज्जन सिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। किसाया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967, इसमें कहा गया कि हाँ, संविधान संशोधन विधि है। तब सरकार ने क्या किया, 1971 में 24वां संविधान संशोधन किया। संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 13 में 4 जोड़ा और इसमें कहा कि नहीं, संविधान संशोधन विधि नहीं है। इसके बाद फिर एक केस हुआ, केस नंबर 4, केशवानंद भारती वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जी हाँ, सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है पर मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अब सरकार ने फिर सवाल किया कि संविधान संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो मूल ढांचा है क्या? सरकार ने सवाल किया कि मूल ढांचा है क्या? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे समय समय पर बताएंगे। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, तो इंदिरा गांधी ने फिर एक संशोधन कर दिया, 42वां संशोधन 1973 में। और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत उन्होंने कहा कि अब कोई भी संविधान संशोधन न्यायिक पुनर्वालोकन के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि इंदिरा गांधी जब भी कोई संशोधन कर रही थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा था न्यायिक पुनर्वालोकन के तहत। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन किया 1973 में और अनुच्छेद 368 के तहत कहा कि कोई भी संविधान संशोधन अगर होता है तो न्यायिक पुनर्वालोकन के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर क्या हुआ, मेंढवा मिल्स वाद हुआ। मेंढवा मिल्स वाद 1980। अब इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि 42वां संविधान संशोधन रद्द किया जाता है और इसे फिर से न्यायिक पुनर्वालोकन के अंतर्गत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इस 42वें संविधान संशोधन को रद्द कर दिया और फिर से
संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत माने। तो उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 12 और 13 बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।